गुड मॉर्निंग डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू नरवाल स्टडी पॉइंट। तो आज हम लोग करेंगे क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट, दैट इज़ डेवलपमेंट। इसके बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन मैं आपको इससे प्रीवियस वीडियो में दे चुकी हूँ, जिसमें हमने बेसिक टर्म्स के बारे में डिस्कस किया था। आई होप वो वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, बिकॉज उन बेसिक टर्म्स की अंडरस्टैंडिंग के बेस पर आप लोगों को ये चैप्टर को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो इस चैप्टर में मेनली हम लोग 5-7 टॉपिक डिस्कस करेंगे। कुछ छोटे मोटे टॉपिक भी हो सकते हैं, तो कुल मिलाकर के 9 या 10 टॉपिक इसमें हो जाएंगे। तो वो टॉपिक्स होंगे आर्थिक विकास, साक्षरता दर, शिशु मृत्यु दर, शुद्ध उपस्थिति अनुपात, मानव विकास सूचकांक और एक दो छोटा मोटा टॉपिक और हो सकता है, बस इसके अलावा और नहीं होंगे। तो बहुत इजी चैप्टर होने वाला है हमारा। तो विकास बेसिकली क्या होता है, कुछ भी चीज़ जो हमारे पास है एट प्रेजेंट, जो हमारे पास है उसमें अगर थोड़ी भी बढ़ोतरी हो रही है, थोड़ा भी चेंज हो रहा है, वो क्या होता है, विकास होता है हमारा। और विकास सिर्फ पैसे से रिलेटेड नहीं होता है। कल के डेफिनेशन में हमने बात करी थी कि विकास के अंतर्गत हमारी शिक्षा, हमारा स्वास्थ्य, हमारी सामाजिक सेवाएं भी आती हैं। तो विकास क्या है? विकास को आमतौर पर विकास के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। विकास के रूप में यानी कि थोड़ा भी अगर चेंज हो रहा है, पॉजिटिव चेंज, सिग्निफिकेंट पॉजिटिव चेंज होना चाहिए। कोई भी पॉजिटिव चेंज अगर हो रहा है, थोड़ा भी बदलाव अगर आया है किसी चीज़ में पॉजिटिवली, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विकास बोलते हैं। कुछ महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं इसके, जो मेन गोल हैं विकास के, वो क्या हैं? अधिक आय, यानी अगर पैसे में बढ़ोतरी हो गई तो हम क्या कहेंगे? विकास हो गया। हमारी इनकम अगर बढ़ गई तो विकास हुआ है। समान व्यवहार, सबको इक्वली ट्रीट किया जा रहा है, दैट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन डेवलपमेंट। स्वतंत्रता, आप स्वतंत्र हो, आपको बोलने की अभिव्यक्ति है, आप जो है अपने विचार दूसरों के सामने स्वतंत्र रूप में प्रकट कर सकते हो, दैट इज़ ऑल्सो डेवलपमेंट। सुरक्षा और दूसरों से सम्मान, ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं वो हमारे डेवलपमेंट में इंक्लूड होते हैं, हमारे विकास में इंक्लूड होते हैं। अलग अलग लोग और अलग अलग लक्ष्य। अब विकास किसी के लिए कुछ और मायने रखता है, और मान लो कोई किसान है, उसके लिए विकास क्या होगा? उसकी फसल अच्छे तरीके से पैदा हो जाए, पैदावार अच्छी हो जाए, और फिर बाद में क्या है कि वो उसको बेच करके मंडी में और अपनी इनकम जो है वो कर लेता है। उसके लिए वो क्या है? वो एक विकास है। कोई उद्योगपति है, अगर उसकी फैक्ट्री अच्छे तरीके से चल रही है, अच्छा उसका व्यापार हो रहा है, तो उसके लिए वो विकास है। अगर कोई स्टूडेंट है, उसको अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ डेवलपमेंट फॉर द स्टूडेंट। तो अलग अलग व्यक्ति हैं, अलग अलग धारणाएं हैं उनकी, अलग अलग उनके लक्ष्य हैं विकास को लेकर के। तो विकास के लिए अलग अलग लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं, क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि व्यक्तियों की जीवन परिस्थितियां भिन्न भिन्न हैं। हम जिन परिस्थितियों में रहते हैं वो अलग अलग हैं। जो स्टूडेंट है उसका इन्वायरमेंट अलग है, उसके लिए डेवलपमेंट अलग है। कोई जो बिजनेसमैन है, उसका इन्वायरमेंट, उसकी परिस्थितियां, उसकी जो सिचुएशंस है जिसमें वो काम करता है, उसके लिए वो अलग है। तो हमारी जो सिचुएशंस हैं वो अलग अलग होती हैं, इसलिए हमारे लिए डेवलपमेंट की जो धारणाएं हैं, जो मीनिंग है, वो भी अलग अलग होता है। लोग उन चीज़ों की तलाश करते हैं जो उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं, या जो उनकी आकांक्षाओं या इच्छाओं को पूरा कर सकती है। अब हम लोगों को टाइम पे खाना मिलता है, दो टाइम की रोटी मिलना हमारे लिए कोई विकास नहीं हो सकता है, बिकॉज वो तो हमारे लिए एक नॉर्मल सी सिचुएशन है, नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन जिन लोगों के पास 2 वक्त की रोटी खाने तक के पैसे नहीं हैं, उनको अगर ऐसा हम लोग कोई रिसोर्स दें जिससे वो कमा करके अपना पेट भर सकें, उनके लिए ये एक विकास हो सकता है, बिकॉज़ उनकी सिचुएशन हमारे से डिफ़र करती है। तो क्या है, डेवलपमेंट अलग अलग होता है, अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं के आधार पर हो सकता है। एक के लिए जो विकास हो सकता है वह दूसरे के लिए नहीं हो सकता है। यह दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। एक के लिए विकास दूसरे के लिए विनाशकारी कैसे हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल, डैम, बांध हमने बनाया है, इसके बारे में हम लोग वाटर रिसोर्सेज वाले चैप्टर में ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं। तो डैम जो है वो एक फार्मर के लिए विनाशकारी हो सकता है, जबकि जो एक उद्योगपति होगा, एक बिजनेसमैन होगा, उसके लिए ये बेनिफिशियल हो सकता है। कैसे हो सकता है? जो उद्योगपति होगा उसको तो क्या कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा ना इससे,
पैसा कमाएगा वो इस चीज़ को लेकर के। बांध को बनाने से लेकर के इसके बाद की जितनी भी जो इसमें उसको प्रोग्रेस जो भी मिलनी है वो क्या है, उसके लिए बेनिफिशियल है। ये जो विकास होगा, ये जो डेवलपमेंट होगा, ये उस उद्योगपति के लिए तो बेनिफिशियल हो सकता है, लेकिन उस किसान के लिए जिसकी ज़मीन इस बांध को बनाने में चली गई, उसके लिए क्या है, ये एक विनाशकारी फैक्टर है, उसके लिए ये विकास नहीं है। तो जो विकास है वो एक के लिए तो विकास हो सकता है, लेकिन इसके इनडायरेक्टली अगर हम लोग देखें इसके अपोजिट में या फिर ऑल्टरनेटिव में, ये किसी और के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। तो विकास की जो हैं उदाहरण इसमें एक दिया गया है, जैसे एक अमीर शहरी परिवार के लड़के का विकासात्मक लक्ष्य एक प्रतिष्ठित कॉलेज में प्रवेश करना होगा। मान लीजिए कि कोई लड़का है, शहर में रहते हैं वो लोग, प्रतिष्ठित फैमिली है, यानी काफ़ी रिच परिवार से वो बिलोंग करता है, तो उसके लिए एक लक्ष्य क्या हो सकता है कि भाई वो एक अच्छे कॉलेज में, एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ले, उसके लिए एक लक्ष्य हो सकता है एक बच्चे के लिए। जबकि एक अमीर शहरी परिवार की लड़की का विकासात्मक लक्ष्य, अब शहर में वो लड़की भी रह रही है, वो भी रिच फैमिली से है, लेकिन उसके लिए कॉलेज में एडमिशन लेना विकास जो है वो ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए कॉलेज में एडमिशन लेना ही एक फैक्टर हो। उसके लिए दूसरा फैक्टर ये भी तो हो सकता है कि उसको अपने भाइयों के समान स्वतंत्रता करना उसका लक्ष्य हो सकता है, यानी उसको भी वो स्वतंत्रता मिले, वो लिबर्टी, वो इंडिपेंडेंस मिले कि वो भी जो है वो बिना किसी की रॉक टोक के, बिना रिस्ट्रिक्शंस के घूम सके या बोल सके। तो ये स्वतंत्रता उसको लेना भी उसका एक लक्ष्य हो सकता है। तो बात ये है कि अलग अलग लोग, अलग अलग धारणाएं हैं, बिकॉज सिचुएशन अलग अलग हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग करते हैं आय और अन्य लक्ष्य। ये लक्ष्य तो हमने पढ़े कि उनकी आकांक्षाओं, उनकी इच्छाओं को लेकर के किसी भी फैक्टर का कोई भी लक्ष्य हो सकता है। किसी सिचुएशन में हमारा लक्ष्य कुछ और हो सकता है, तो इसके अपोजिट दूसरी सिचुएशन में हमारा लक्ष्य दूसरा हो सकता है। लेकिन आय, अब इनकम से रिलेटेड अगर लक्ष्य देखें हम डेवलपमेंट में, आय को विकास का सबसे महत्वपूर्ण घटक माना जाता है। यानी विकास मेनली तभी माना जाता है जब हमारी आय बढ़ती है, क्योंकि यह भौतिक वस्तुएं और सेवाएं हो सकती हैं। क्योंकि जब हमारे पास पैसा है तभी हम कोई सामान खरीद सकते हैं, कोई सेवा जो है वो खरीद सकते हैं। उच्च आय अर्जित करना विकास का लक्ष्य है। हाँ, ये माना गया है कि ठीक है कि हमें जो इनकम मिल रही है, उच्च आय यानी जो हाई इनकम है, हाईएस्ट सैलरी है हमारी, वो विकास का लक्ष्य हो सकता है, लेकिन एकमात्र लक्ष्य नहीं है। सिर्फ पैसा विकास का लक्ष्य नहीं है। आय के अलावा लोग विकास के लिए अन्य लक्ष्यों जैसे समान व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा और दूसरों के लिए सम्मान पर भी विचार करते हैं। इस प्रकार विकास के लिए वे लक्ष्यों का मिश्रण को देखते हैं, यानी लक्ष्य जो है विकास के लिए वो एक मिक्सचर फॉर्म में होते हैं, इसमें सिर्फ इनकम को इंक्लूड नहीं किया जाता। नेक्स्ट टर्म है राष्ट्र विकास। राष्ट्र विकास क्या होता है, इसके बारे में कल हम लोगों ने पढ़ा था। राष्ट्र विकास से तात्पर्य किसी राष्ट्र के अपने नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने की क्षमता से है। नागरिकों का जीवन बेहतर कब होगा, जब उनका शिक्षा, उनकी स्वास्थ्य बेहतर होगी। सुधार के उपाय भौतिक हो सकते हैं, जैसे कि उपलब्धता। अब राष्ट्र का विकास जो है वो एक भौतिक रूप में भी हो सकता है, जैसे कि उनको फैसिलिटी जो है वो उपलब्ध करवाई जाए। नेक्स्ट है हमारा विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे करें। अब अलग अलग देश है, कल हमने बात करी थी, कोई डेवलप्ड इकोनॉमी है, कोई डेवलपिंग है, कोई अंडर डेवलप्ड है, तो डिफरेंस किस आधार पर होता है। कल हमने बात करी थी कि जो डिफरेंस जो होता है ना वो पर कैपिटा इनकम के आधार पर होता है। तो दो अलग अलग देशों या राज्यों की तुलना करने के लिए या तो आप राष्ट्रीय आय से कंपैरिजन कर सकते हो या फिर प्रति व्यक्ति आय, ये दो महत्वपूर्ण स्तंभ होते हैं इसके। इस प्रकार राष्ट्रीय आय के माध्यम से तुलना हो सकती है, नेशनल इनकम के माध्यम से हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं दो कंट्रीज़ के बीच, दो स्टेट्स के बीच, या फिर प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम के बेस पर हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं। राष्ट्रीय आय के माध्यम से तुलना कैसे कर सकते हैं। राष्ट्रीय आय का तात्पर्य उस विशेष देश में निवासियों द्वारा अर्जित समय की अवधि में अर्जित आय से है, यानी एक लिमिटेड समय अवधि होगी, एक टेम्पोरल होगा, एक टाइम पीरियड होगा हमारे पास, उसमें हमारे देश की जो इनकम हुई है हमारी व्यापार से, प्लस हमारी सेवाओं से, और प्लस जो विनिमय और व्यापार मेनली एक ही कंसिडर किए जाते हैं, और हमारे विदेशी निवेश से जो कुछ भी लाभ हुआ है, ऑल ओवर जो एडिशन हो आता है हमारा, वो क्या होता है, राष्ट्रीय आय होता है। तो इस आधार पर हम कंपैरिजन कर सकते हैं। उच्च राष्ट्रीय आय वाले देशों को विकसित देशों के रूप में माना जाता है। जिन देशों की राष्ट्रीय आय
हाईएस्ट होती है, उच्च होती है, उनको विकसित माना जाता है, जैसे कि अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस। हालांकि जनसंख्या कारक के कारण विभिन्न देशों की तुलना करने के लिए राष्ट्रीय आय एक सही संकेतक नहीं है। अब राष्ट्रीय आय ये बोल रहे हैं कि जनसंख्या जो है वो अलग अलग हो सकती है, पॉपुलेशन जो है वो अलग अलग होती है, तो उस आधार पर ये एक सुटेबल फैक्टर नहीं माना जाता कि राष्ट्रीय आय से आप कंपैरिजन करो। इस कमी को दूर करने के लिए प्रति व्यक्ति आय विभिन्न राष्ट्रों की तुलना करने के लिए एक बेहतर संकेतक है। प्रति व्यक्ति आय जबकि सही माना जाता है, क्योंकि हो सकता है कि किसी देश की पॉपुलेशन वो दूसरे देश की पॉपुलेशन से बिल्कुल आधी हो, तो उस आधार पर जैसे हमारे जो हरियाणा है और बेल्जियम आप पढ़ोगे आपकी पॉलिटी के फर्स्ट चैप्टर में, तो जो बेल्जियम है ना उसकी जो पॉपुलेशन है वो हरियाणा की पॉपुलेशन के जितनी है। तो अब देखो वो तो एक कंट्री है और हरियाणा एक स्टेट है, तो पॉपुलेशन डिफर कर रही है ना, कि एक स्टेट की पॉपुलेशन के जितनी किसी कंट्री की पॉपुलेशन है, तो पॉपुलेशन के आधार पर जो हम वो देख रहे हैं राष्ट्रीय आय, वो सही फैक्टर, सुटेबल फैक्टर नहीं है। इसके लिए क्या है, पर कैपिटा इनकम सुटेबल फैक्टर है। पर कैपिटा इनकम क्या होती है, प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, ये होती है, हम लोग इनकम को प्लस कर देते हैं, हमारी जो इनकम होती है प्रति व्यक्ति अपॉन जो हमारी पॉपुलेशन होती है वो सारी की सारी, यानी हर एक व्यक्ति की इनकम का एडिशन कर देंगे हम लोग और अपॉन में जितनी पॉपुलेशन उस एरिया में रह रही है उसका कर देंगे, तो वो क्या निकल करके आ जाता है, हमारे पास एक एवरेज निकल करके आ जाती है, और उस एवरेज को ही क्या बोला जाता है, पर कैपिटा इनकम या फिर प्रति व्यक्ति आय बोला जाता है। प्रति व्यक्ति आय के माध्यम से तुलना कैसे हो सकती है, विभिन्न देशों की तुलना करने के लिए देश की जनसंख्या द्वारा कुल आय को विभाजित करके औसत या प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है। ये मैंने अभी आपको बताया कि कैसे निकाला जाता है। हम लोग ओवरऑल एडिशन कर लेते हैं, जो हमारी इनकम होती है, हर एक इंडिविजुअल की जो इनकम होती है अपॉन में वो पॉपुलेशन जितनी है उस एरिया में उसको कर देते हैं, तो हमारे पास एक एवरेज आ जाती है, जिसको क्या बोला जाता है, प्रति व्यक्ति आय बोला जाता है। विश्व बैंक प्रति व्यक्ति आय के आधार और राष्ट्रों की तुलना करने के लिए हर साल वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रकाशित करता है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है, विश्व बैंक प्रकाशित करता है। 1 मार्क क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसमें क्या होता है, राष्ट्रों की तुलना की जाती है प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, एक रिपोर्ट जारी की जाती है विश्व बैंक के द्वारा। विश्व बैंक प्रति व्यक्ति आय के आधार पर देशों को वर्गीकृत करता है। मध्य पूर्व के देशों को छोड़कर धनी देशों को विकसित देश कहा जाता है। भारत निम्न मध्यम आय वाले देशों की श्रेणी में आता है। ये हम बात करेंगे आगे कि निम्न मध्यम आय क्या होती है। वर्गीकृत देश यानी जो वर्ल्ड बैंक है हमारा, जो विश्व बैंक है, वो किस आधार पर, कौन से मानदंड पर इन देशों को वर्गीकृत करता है। अमीर देश, अमीर देश किसको बोलता है वर्ल्ड बैंक, अमीर देश बोले जाते हैं। 2019 में एक रिपोर्ट है, 49,300 अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष और उससे अधिक की प्रति व्यक्ति आय वाले देशों को उच्च आय या फिर अमीर देश कहा जाता है। अमीर देश किसको बोला जाता है, जिनकी जो प्रति व्यक्ति आय है प्रति वर्ष वो कितनी होती है, 49,300 डॉलर। और निम्न आय वाले देश यानी गरीब देश किसको बोला जाता है, 25,000 अमेरिकी डॉलर या फिर उससे कम वाली जिनकी आय होती है उसको क्या बोला जाता है, निम्न आय वाले देश। और भारत जो है वो एक निम्न मध्यम आय वाला देश है, तो ये किसको बोला जाता है, निम्न मध्यम आय वाला देश। 2019 में उसकी प्रति व्यक्ति आय महज 6,700 अमेरिकी डॉलर सालाना थी। तो निम्न मध्यम किसको बोलेंगे, जो निम्न के और अमीर के बीच में वेरी करता हो, बीच में लाई करता हो, दैट इज निम्न मध्यम आय वाले देश। नेक्स्ट आता है हमारा आय और अन्य मानदंड। विकास के स्तर को केवल आय के स्तर से नहीं आंका जाना चाहिए, अन्य मानदंडों को भी ध्यान में रखना चाहिए। यही बात हम लोग स्टार्टिंग से डिस्कस कर रहे हैं कि सिर्फ इनकम एक ऐसा फैक्टर नहीं है जिसके आधार पर हम लोग डेवलपमेंट को मेज़र कर सकते हैं, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो केवल उसी आधार पर मापना विकास के स्तर को सही आकलन नहीं है उसका। जैसे यहाँ पर इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, 3 राज्य हैं हमारे पास, हरियाणा, केरल, बिहार। इनकी तुलना की गई है, किस आधार पर की गई है, ये देखिए राज्य जो हैं हमारे हरियाणा, केरल और बिहार हैं। प्रति व्यक्ति आय बताई गई है इनकी, शिशु मृत्यु दर बताई गई है, साक्षरता दर बताई गई है और शुद्ध उपस्थिति अनुपात बताया गया है। इन सारी डेफिनेशंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए हरियाणा में, हरियाणा की बात हो रही है, ये हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय इतनी है, शिशु मृत्यु दर 30 है और जो हमारा साक्षरता दर है वो 82 है और
ये उपस्थिति अनुपात हमारा 61 है। इसी तरीके से ये केरल की बताई गई है। केरल स्टेट में एनुअल जो इनकम है, प्रति व्यक्ति आय जो है वो इतनी है, पर कैपिटा इनकम। और फिर इन्होंने बात करी है कि साक्षरता दर कितनी है, सॉरी शिशु मृत्यु दर कितनी है, फिर साक्षरता दर कितनी है, और एट लास्ट इन्होंने बात करी है शुद्ध उपस्थिति दर कितनी है। ऐसे ही बिहार की बात करी है, पर कैपिटा इनकम, शिशु मृत्यु दर और साक्षरता दर, और एट लास्ट शुद्ध उपस्थिति दर। इस तालिका से विकास के विभिन्न पहलुओं का अंदाजा इस प्रकार लगाया जा सकता है। यानी ये जो हमने टेबल देखा, इससे क्या प्रूव करना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं हम लोग, प्रति व्यक्ति आय हरियाणा में सबसे अधिक है। यानी हरियाणा में पर कैपिटा इनकम तो सबसे अधिक है, बिहार में सबसे कम है, जो सीधे तौर पर इंगित करता है कि बिहार में कमाई के अवसर काफ़ी कम है। साफ सीधा दिख रहा है कि पर कैपिटा इनकम जहाँ पर ज़्यादा है, हर एक व्यक्ति जो है ज़्यादा कमाता है। कहाँ पर? हरियाणा में, क्योंकि उनके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो ज़्यादा हैं। बिहार की पर कैपिटा इनकम कम है, प्रति व्यक्ति आय कम है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि वहाँ पर अवसर कम है, उन लोगों के पास कमाई के अवसर कम है। नेक्स्ट देखिए, केरल में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है, जो दर्शाता है कि अन्य 2 राज्यों की तुलना में केरल में बेहतर चिकित्सक सुविधाएं हैं। नेक्स्ट है हमारा साक्षरता दर। देखो, साक्षरता दर केरल में सबसे अधिक है, बिहार में सबसे कम है, जो दर्शाता है कि केरल में शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध हैं। यानी जो जिस चीज़ में हाईएस्ट है वो उसके लिए क्या हो सकता है, वहाँ पर उसकी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। अगर शिशु मृत्यु दर कम है, शिशु मृत्यु दर क्या, 1 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु वहाँ पर कम हो रही है, तो हम क्या कह सकते हैं कि वहाँ पर जो चिकित्सा की जो सुविधाएं हैं, जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो ज़्यादा सही हैं एज़ कम्पेयर टू बिहार और हरियाणा। ऐसे ही केरल में जो है वो साक्षरता दर ज़्यादा है, तो इसके पीछे क्या फैक्टर है कि वहाँ पर शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध हैं। शुद्ध उपस्थिति अनुपात भी केरल में सबसे अधिक है और बिहार में सबसे कम है। अब देखिए, शिशु मृत्यु दर की बात हम लोग करते आ रहे हैं, तो शिशु मृत्यु दर क्या होता है? शिशु मृत्यु दर को 1 वर्ष की आयु से पहले मरने वाले बच्चों की तुलना, यानी 1 साल से पहले जो बच्चा मर जाता है, पैदा होने के 1 साल के अंतराल के बीच जिस बच्चे की डेथ हो जाती है, वो क्या है, शिशु मृत्यु दर के अंदर इंक्लूड किया जाता है, उस विशेष वर्ग में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से। ठीक है। नेक्स्ट है साक्षरता दर। क्या होती है? 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में साक्षर जनसंख्या, यानी कि 7 वर्ष से ऊपर की जितनी भी पॉपुलेशन है वो हम अपॉन में करेंगे, और ऊपर हम लोग करेंगे कि कितने लोग मतलब कितने बच्चे जो हैं वो लिटरेट हैं, साक्षर हैं। तो इससे हमारी क्या निकल करके आती है, साक्षरता दर निकल करके आती है कि 7 वर्ष से लेकर के और उससे अधिक वाले आयु वर्ग में हम लोग इंक्लूड करते हैं, पॉपुलेशन उससे ज़्यादा वाली लेते हैं, और उसमें क्या है, जनसंख्या के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो साक्षरता दर हो गई 7 वर्ष से ऊपर। शिशु उपस्थिति दर क्या होती है? शिशु उपस्थिति अनुपात, सॉरी शिशु नहीं, शुद्ध उत्पत्ति अनुपात को कुल संख्या में से 6 से 10 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की कुल संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। एक ही आयु वर्ग के बच्चों की, यानी 6 से लेकर के 10 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं हमारी पॉपुलेशन में, अपॉन में ऑल ओवर हमारी जो पॉपुलेशन है, दैट इज शुद्ध उपस्थिति अनुपात। नेक्स्ट है हमारा सार्वजनिक सुविधाएं। तो आय हो गया, शिक्षा, साक्षरता, शिशु मृत्यु दर, इन सब के साथ साथ हमारे पास सार्वजनिक सुविधाएं भी उपलब्ध होनी चाहिए। आय विकास का एक अच्छा साधन है, लेकिन यह सब कुछ नहीं है। यानी ठीक है, इनकम जो है वो एक अच्छा साधन है, डेवलपमेंट का एक अच्छा साधन है, लेकिन सब कुछ सिर्फ पैसा नहीं है। उदाहरण के लिए अधिक आय प्रदूषण मुक्त क्षेत्र या कुल बीमारियों से सुरक्षा नहीं दे सकती। यानी अगर आपके पास पैसा है तो क्या लगता है, आप पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट में रह सकते हो। अगर इन्वायरमेंट ही पॉल्यूटेड है तो आप पैसे से वो इन्वायरमेंट थोड़ी ना खरीद सकते हो कि आपको एक सेफर, एक पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए जीवन को बनाए रखने के लिए सार्वजनिक सुविधाएं जैसे प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, स्वच्छता और प्रदूषण मुक्त क्षेत्र भी महत्वपूर्ण होते हैं। आपकी जेब में पैसा क्यों नहीं उन सभी वस्तुओं और सेवाओं को खरीद सकता जिनकी आपको अच्छी तरह से जीने के लिए आवश्यकता है। ये क्वेश्चन आपके लिए है कि ठीक है, ये माना जाता है कि जो सबसे अच्छा साधन है विकास का वो आय होता है, तो फिर पैसे से हम लोग सब कुछ क्यों नहीं खरीद सकते? जो एक अच्छी तरह से जीने के लिए, जो एक क्वालिटी ऑफ लाइफ हमें चाहिए, वो हम लोग पैसे से क्यों नहीं खरीद सकते? इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दोगे, और
अगर आपको नहीं पता है इसका जवाब तो आप अपनी बुक निकाल करके एनसीईआरटी आप निकालोगे, उसमें आपको पता चल जाएगा। ये मैं आपको नहीं करवाने वाली बिकॉज़ बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है हमारा, ये बहुत इजी सा इसका एक लॉजिकल आंसर होता है जो शायद मैं आपको पहले बता भी चुकी हूँ अभी। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक ऐसी प्रणाली होती है जिसमें गरीब लोगों को बाजार मूल्य की तुलना में कम कीमत पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। खाद्यान्न यानी खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो उपलब्ध करवाई जाती हैं कम रेट पर। बाजार में जिस रेट पर जो सामान मिल रहा है खाने का, उससे कम रेट पर वो खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जाता है गरीब परिवार को। उसको क्या बोला जाता है? PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बोला जाता है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली बोला जाता है। तमिलनाडु जैसे कुछ क्षेत्रों में अच्छी तरह से काम कर रही है PDS, जबकि झारखंड और बिहार जैसे कुछ राज्यों में कुशल सार्वजनिक वितरण प्रणाली नहीं है। सबसे अच्छी सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहाँ पर है? तमिलनाडु में। और सबसे वर्स्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली की अगर बात करें तो वो कहाँ पर है? झारखंड और बिहार में। अब विकास को मापने की सर्वोत्तम विधि क्या है, यानी सबसे अच्छे तरीके से हम लोग विकास को कैसे माप सकते हैं? मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। मानव विकास सूचकांक या UNDP द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट किसी राष्ट्र के विकास को मापने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है। मानव विकास रिपोर्ट 3 स्तंभों पर आधारित होती हैं। सबसे पहले जीवन स्तर। जीवन स्तर किससे मापा जाता? प्रति व्यक्ति आय से। स्वास्थ्य का स्तर यानी जीवन प्रत्याशा, और लोगों का शैक्षिक स्तर यानी कि साक्षरता दर और नामांकन अनुपात। इन 3 चीज़ों से क्या है, हम लोग मानव विकास रिपोर्ट जो मानव विकास रिपोर्ट होती है हमारी, वो इन 3 फैक्टर्स पर बेस्ड होती है। ये 3 उसके स्तंभ होते हैं। मानव विकास सूचकांक क्या होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय संकेतकों का एक समग्र आंकड़ा है जिसका उपयोग मानव विकास के 4 टायर, यहाँ पर टायर यानी TIER, वो टायर वाला इंग्लिश वाला जो टायर है वो है, तो 4 टायर में देशों को रैंक करने के लिए किया जाता है। HDI मानव विकास सूचकांक विश्व में भारत की रैंक 136 है। 1 मार्क क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए, ऐसे फैक्ट्स मेनली पूछ लिए जाते हैं कि HDI में पूरे विश्व में, HDI जो है वो विश्व में ऑल ओवर विश्व में मापी जाती है और इंडिया में भी। तो जो HDI है हमारी विश्व में, भारत का कौन सा स्थान है HDI में? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, तो 136वां। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बॉडी मास इंडेक्स BMI। तो BMI की गणना किसी व्यक्ति के वजन किलोग्राम और ऊंचाई मीटर को टैप करके की जा सकती है। फिर वजन की व्यक्ति की ऊंचाई के वर्ग से विभाजित करके, यानी कि हमारी जितनी भी वेट है हमारा, देखिए वेट है हमारा अपॉन हमारा, एक सेकेंड यहाँ पे नहीं दिखेगा आपको, देखिए वेट है हमारा, जितनी हमारे बॉडी का वेट है अपॉन में हमारी जो हाइट है, हाइट किस में? मीटर में, उसका स्क्वायर। इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं? बॉडी मास इंडेक्स BMI निकाल सकते हैं। अगर हमारा BMI 18.5 से कम है तो वो व्यक्ति कुपोषित है, और यदि यह परिणाम 25 से अधिक है तो व्यक्ति का वजन ज़्यादा है। ठीक है, तो बॉडी मास इंडेक्स हमें ये बताता है। विकास को मापने के लिए UNDP द्वारा उपयोग किया जाने वाला मानदंड विश्व बैंक द्वारा उपयोग किए जाने वाले मानदंड से किस संबंध में भिन्न है? अब देखिए UNDP में जो मापा जाता है, हमने दोनों की तुलना करनी है। UNDP भी हम लोग पढ़ चुके हैं और विश्व बैंक भी पढ़ चुके हैं। तो UNDP में देखिए शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति आय को आधार बनाया जाता है, जबकि विश्व बैंक में क्या है? प्रति व्यक्ति आय ही सिर्फ आधार होती है, क्योंकि बैंक में तो मेनली इनकम की ही बात होती है। तो विश्व बैंक में सिर्फ प्रति व्यक्ति आय को आधार बनाया जाता है, जबकि UNDP में हमारी शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय, इन तीनों फैक्टर्स को आधार बनाया जाता है और उसके आधार पर देशों की रैंकिंग की जाती है। इस विकास की संकीर्ण अवधारणा के रूप में लिया जाता है। जो हमारा वर्ल्ड बैंक है वो विकास की संकीर्ण अवधारणा में आता है। संकीर्ण क्यों बोला गया, नैरो क्यों बोला गया? क्योंकि ये सिर्फ एक फैक्टर यानी हमारी इनकम, हमारी आय को लेता है, उसके बेसिस पे रैंकिंग करता है, इसलिए इसको एक संकीर्ण अवधारणा माना गया है। अब UNDP जो है इसे विकास की व्यापक अवधारणा के रूप में माना गया है, क्योंकि ये हमारे विकास के सभी फैक्टर्स की इंक्लूडेंस करके उसके बाद रैंकिंग बताता है।
इस अवधारणा के तहत देशों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। वर्ल्ड बैंक जो है वो देश को 3 श्रेणी में बांटता है, अमीर, मध्यम और गरीब। नेक्स्ट हमारा सतत विकास, ज्योग्राफी में भी पढ़ चुके हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास क्या होता है? सतत विकास वह होता है जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करना, यानी हमारे रिसोर्सेज को इस तरीके से प्रयोग करना कि आने वाली पीढ़ी भी उनका उपयोग कर सके। तो सोच समझ करके संसाधनों का प्रयोग करना और उस तरीके से करना कि हमारा जो पर्यावरण है वो प्रदूषित ना हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है पर्यावरण ह्रास और सतत विकास। तो पर्यावरण ह्रास क्या है? पर्यावरणीय क्षरण का तात्पर्य मानव के लालच को पूरा करने के लिए मानवीय गतिविधियों द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण के विनाश से है। पर्यावरण ह्रास यानी कि जब मानव है वो अपनी गतिविधियों से अपने लालच को पूरा करने के लिए पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, उसको बोला जाता है पर्यावरण क्षरण। प्राकृतिक संसाधनों के कुप्रबंधन के परिणाम स्वरूप, यानी जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनका मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं होता, उस वजह से क्या हो जाता है? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, प्राकृतिक संसाधनों की कमी आदि के रूप में पर्यावरण गिरावट आई है। इसे क्या बोला जाता है? सतत विकास के रूप के सपने को भी खतरे में डाल दिया है। अब सतत विकास तो खतरे में आएगा ना। सतत विकास क्या होता है कि बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए हमने विकास करना है, लेकिन लोग अपने लालच की पूर्ति के लिए पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। वो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका मैनेजमेंट ठीक तरीके से नहीं होता, जिस वजह से क्या हो जाता है? पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। इससे सतत विकास के सपने को खतरे में डाल दिया है, क्योंकि इसने इस प्रकार के वातावरण का निर्माण किया है जो आने वाली पीढ़ियों के अस्तित्व के लिए हानिकारक है। अब आने वाली पीढ़ियों के लिए तो हानिकारक होगा ना, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि लोग अपने लालच की पूर्ति करना चाह रहे हैं हमारे नेचुरल रिसोर्सेज से। और महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हमारे पास लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन उनके लालच की पूर्ति के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। यानी कि हमारे पास पेट भरने के लिए तो है, पेट ही भरने के लिए नहीं है। ये कोटेशन महात्मा गांधी जी की थी जब उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात करी थी, जब उन्होंने बात करी थी हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके बारे में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी चैप्टर से रिलेटेड इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बिकॉज क्लास 10th की जो डेट शीट है वो आ चुकी है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग।